टोटल फिलॉसफी की ओर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूं जिनका जवाब शायद आपने कभी गहराई से सोचा ही नहीं। बताइए, क्या किसी मनुष्य की सच्ची ताकत उसके पास की चीजों में होती है या उन चीजों को छोड़ देने की क्षमता में? क्या कभी आपने सोचा कि जीवन में जितना हम जोड़ते जाते हैं, शायद उतना ही उलझते जाते हैं? और क्या होगा अगर कोई इंसान एक दिन तय कर ले कि उसे संसार को जीतने की जरूरत नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने की जरूरत है? अगर ये सवाल आपको भी भीतर तक चुभते हैं, तो आज जिस दार्शनिक की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि ये कहानी है उस व्यक्ति की जो हंसते हुए अपना सब कुछ त्याग कर दुनिया को दिखा गया कि आनंद चीजों में नहीं, मन की स्वतंत्रता में है। आज हम चल रहे हैं क्रेट्स की अनोखी, विचित्र, सरल और फिर भी चमत्कारी यात्रा पर। प्राचीन एथेंस की सड़कों पर भोर की हल्की रोशनी फैलती थी और धूल भरी गलियों में चलने वाले कदमों के बीच एक युवक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। नाम था क्रेट्स। एक समृद्ध परिवार में जन्मा हुआ, उसके पास वह सब कुछ था जो लोग सपने में देखते हैं: धन, संपत्ति, आराम, प्रतिष्ठा। लेकिन उसके भीतर कहीं एक बेचैनी थी, जैसे यह सब कुछ होने के बावजूद कुछ गहरा, कुछ मौलिक, कुछ सच्चा उससे छूट रहा हो। बचपन में जब लोग उसे कहते, क्रेट्स तुम बहुत भाग्यशाली हो, तो वह मुस्कुरा देता। लेकिन भीतर एक अजीब सी आवाज उठती, अगर ये सब छीन लिया जाए तो मेरे भीतर क्या बचेगा? कौन सा हिस्सा असली क्रेट्स है? उसके परिवार को उम्मीद थी कि वह बड़ा होकर एक सम्मानित राजनीतिज्ञ बनेगा, धन बढ़ाएगा, घर संभालेगा और समाज में उच्च स्थान पाएगा। लेकिन क्रेट्स की आंखों में हमेशा भविष्य की ऐसी तस्वीरें तैरती थीं जो धन और बड़े घरों से नहीं, बल्कि विचारों और स्वतंत्रता की चमक से बनी थी। एक दिन युवा क्रेट्स एथेंस की गलियों में घूमते घूमते उस व्यक्ति से टकराया जिसने उसके पूरे जीवन का मार्ग बदल दिया। एंटिस्थनीज का महान शिष्य और स्वतंत्रता का पागल प्रेमी डायोजनीज। वो एक आदमी नहीं, एक तूफान था। साधारण कपड़े, एक छोटा सा कटोरा और चेहरे पर ऐसी निर्भीकता कि राजा भी उसके सामने हिल जाए। क्रेट्स ने पहली बार डायोजनीज को देखा तो जैसे भीतर कोई नींद अचानक टूट गई। सोचा, ये आदमी तो कुछ भी नहीं रखता, फिर भी यह इतना स्वतंत्र कैसे है? इतनी शक्ति कैसे है इसके मन में? डायोजनीज की बातें सुनकर क्रेट्स को लगा कि दुनिया में कोई ऐसा मार्ग भी है जो धन जोड़ने का नहीं, बल्कि अनावश्यक बोझ छोड़ देने का है। डायोजनीज ने उससे कहा, यदि तुम स्वतंत्र होना चाहते हो तो वह छोड़ दो जो तुम्हें बांधता है। क्रेट्स इस वाक्य से हिल गया। यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन उसके जीवन की दिशा बदलने के लिए इतना ही काफी था। अब क्रेट्स अपने घर लौटता है, अपने कमरे में बैठता है और चारों ओर रखी वस्तुओं को देखता है। महंगे बर्तन, चमकते हुए आभूषण, रेशमी कपड़े, भारी फर्नीचर। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये चीजें उसके आसपास नहीं, बल्कि उसके ऊपर लदी हुई हैं। वो धीरे धीरे समझने लगा कि उसके पास जितना अधिक है, वह उतना ही कम स्वतंत्र है। समय बीता और क्रेट्स का झुकाव हर बीतते दिन के साथ साधारणता, स्वतंत्रता और दार्शनिक जीवन की ओर बढ़ता गया। उसे अब इस चमक दमक से घुटन सी महसूस होने लगी थी, जैसे कोई बाहर से सुनहरा पिंजरा हो पर भीतर से घुटन भरा अंधेरा। और फिर एक दिन उसने वह कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, और वहीं से शुरू होती है क्रेट्स की वह यात्रा जिसने उसे इतिहास के सबसे शक्तिशाली स्वतंत्र आत्मा दार्शनिकों में बदल दिया। क्रेट्स की कहानी का यह दूसरा हिस्सा उनके जीवन की उस गहराई को खोलना शुरू करता है जहां उन्होंने अपने भीतर उठते संघर्षों को समझा, अपने मन की उलझनों को छाना और धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लिया। क्रेट्स बचपन से ही अपने आसपास के समाज को बहुत ध्यान से देखते थे। उनके पिता चाहते थे कि वह बड़े होकर परिवार की संपत्ति संभाले, प्रतिष्ठा कमाए और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करें। लेकिन क्रेट्स के भीतर कहीं एक ऐसी बेचैनी थी जो बाहरी चमक को पहचानती हुई भी उसे स्वीकार नहीं कर पाती थी। उन्हें लगता था कि यह वैभव, यह सजावट, यह दौलत इंसान को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि उसे भीतर से खोखला कर देती है।
वे बाजार में घूमते हुए कई बार देखते थे कि कैसे लोग धन, किरदार और प्रतिष्ठा की दौड़ में खुद को थका रहे हैं। लोग अपने घरों में लगातार शिकायत करते हैं, रिश्तों में तनाव है, मन में क्रोध है और हर किसी का चेहरा चिंता से ढका हुआ है। लेकिन फिर भी सब एक दूसरे को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे खुश हैं, सफल हैं, सुरक्षित हैं। क्रेच ये सब देखकर सोचते, अगर दौलत और आराम जीवन को बेहतर बनाते हैं तो इतने दुखी चेहरे क्यों दिखाई देते हैं? यह सवाल उनके भीतर एक आग की तरह जलता रहा। धीरे धीरे उनके मन में यह विचार बनने लगा कि जीवन की सच्चाई बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की स्वतंत्रता में छिपी है। वे समझने लगे कि मनुष्य जैसे जैसे अधिक चीजें जमा करता है वैसे वैसे अधिक डर, तनाव और लालसा भी जमा करता जाता है। क्रेट्स को ऐसा लगता था कि संपत्ति व्यक्ति को सुरक्षित नहीं बनाती बल्कि उसे असुरक्षित बनाती है। किसी वस्तु के जितना अधिक मालिक होते हों उतना ही अधिक खोने का डर बढ़ता है। यह विचार उनके भीतर गहराता गया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं होती। उन्होंने देखा कि बेघर और गरीब लोग भी कई बार ज्यादा मुस्कुराते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। उनकी स्वतंत्रता गरीबी में नहीं बल्कि निर्भरता की कमी में होती है। क्रेट्स इससे मंत्रमुग्ध हो गए। इसी दौरान उन्हें सोक्रेटिस और फिर डायोजनीज की चर्चाएं सुनने को मिली। डायोजनीज की निर्भयता, साधारणता और निर्लज्ज सत्यवाचक जीवन शैली ने क्रेटेस के मन पर गहरी चोट की। उन्हें लगा कि यही जीवन की वह सच्चाई है जिसकी तलाश वह वर्षों से कर रहे थे। वे पहली बार समझ पाए कि स्वतंत्रता का अर्थ है कम की इच्छा रखना, कम में संतुष्ट होना और किसी भी चीज या व्यक्ति पर निर्भर न रहना। क्रेटेस अपने घर आते, महल जैसे कमरों को देखते, अपने महंगे वस्त्रों को देखते और भीतर से हंस पड़ते। क्या मैं इसी को जीवन समझता था? क्या यह वह खुशी है जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं? वे दिन प्रतिदिन वैराग्य की ओर बढ़ते गए। एक दिन क्रेटेस अपने पिता के पास बैठे और उन्होंने पहली बार मन की गहराई से कहा, पिताजी, यह संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। ये सब मुझे बांधती है, कमजोर बनाती है। मैं उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता जहां लोग दिखावे के लिए जीते हैं। उनके पिता क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, दुनिया में सम्मान पाने के लिए संपत्ति चाहिए। बिना साधनों के कोई आदमी क्या कर लेगा? यह वैभव तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखता है। लेकिन क्रेट्स मुस्कुराए, वह शांत मुस्कुराहट जिसे कोई बाहरी तर्क हिला नहीं सकता। उन्होंने कहा, सुरक्षा चीजों से नहीं मिलती पिताजी, सुरक्षा भीतर की समझ से मिलती है और यह सब मुझे भीतर से खाली कर रहा है। उनके पिता चुप हो गए, लेकिन क्रेट्स का मन अब निर्णय ले चुका था। वह अपने कमरे में गए, अपनी सारी वस्तुएं देखी, महंगे कपड़े, सोने की चूड़ियां, मूल्यवान गहने, जड़ाऊ पेटियां। एक एक वस्तु को हाथ में लिया, उसे देखा और फिर मन में कहा, तुमने कभी मुझे खुश नहीं किया। और फिर उन्होंने उन वस्तुओं को बांट देना शुरू किया। जो मिलने आता क्रेट्स उसे कुछ न कुछ दे देते। लोग चकित रह जाते, इतना बड़ा घर, इतना धन और सब छोड़ रहे हो? क्रेट्स केवल मुस्कुराते और कहते, जो चीजें मुझे बांधती हैं उन्हें मैं अपने पास क्यों रखूं? उनकी कहानी यही से असली दिशा पकड़ती है। एक धनी युवक से एक ऐसा दार्शनिक बनने की ओर जिसने दुनिया को सिखाया कि स्वतंत्रता बाहरी सुखों में नहीं, आंतरिक सादगी में है। क्रेट्स की यात्रा अब एथेंस की गलियों से आगे बढ़ चुकी थी। उनकी उपस्थिति में एक ऐसा सुकून था जैसे किसी ने जीवन की हर बेचैनी को धीरे धीरे शांत कर दिया हो। लोग समझ नहीं पाते थे कि क्यों एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न धन था, न संपत्ति, न कोई सुरक्षा, फिर भी इतना निडर, इतना हल्का और इतना मुक्त कैसे हो सकता है। क्रेट्स जब भी किसी से मिलते, उनके शब्द भले कम होते लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता। वे किसी को ज्ञान देने के लिए बड़े बड़े भाषण नहीं करते थे। क्रेट्स बस जीते थे और उनका जीवन ही शिक्षा बन जाता था। उनका मानना था कि संपत्ति केवल इसलिए खतरनाक नहीं है कि वह भारी होती है, बल्कि इसलिए कि वह मन को बांध लेती है। क्रेट्स कहते थे, मनुष्य अपने घर का मालिक तभी होता है जब उसका घर उसके मन पर मालिक न बन जाए। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रखा जो उनकी स्वतंत्रता को छीन सके। वे कहते हैं, जो तुमने जमा किया है वही एक दिन तुम्हें जमा लेता है और तुम खुद को भूल जाते हो। एथेंस के युवा, खासकर वे जो जीवन के अर्थ की तलाश में थे, क्रेटेस की ओर खींचे चले आते थे। उनमें से कई ऐसे थे जिन्हें परिवार ने धन और प्रतिष्ठा की चाहत में धकेल दिया था। वे सब क्रेटेस से पूछते,
जीवन का रास्ता कौन सा सही है? क्रेतिस मुस्कुराते हुए जवाब देते, सही रास्ता वही है जो तुम्हें हल्का कर दे, जहां चलते हुए तुम्हें कुछ खोने का डर ना हो, जहां तुम्हारी मुस्कान किसी बाहरी चीज पर निर्भर ना करे। उनकी मुस्कान में एक ऐसा भरोसा था कि लगता मानो दुनिया का कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। उनकी आंखों में वह सुकून था जो केवल उन्हें मिलता है जिन्होंने दुनिया की सभी नकली जरूरतों को पहचान लिया हो। उनके शिष्य यह देखकर हैरान थे कि एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं, कपड़े फटे, सामान कम, रहने को ठिकाना छोटा, फिर भी हर तरह से कितना धनी लगता है। यह धनीपन सोने चांदी का नहीं, बल्कि मन की शक्ति, विचारों की स्पष्टता और आत्मा की सरलता का था। क्रेट्स की पत्नी हिपार्किया भी उसी सरल जीवन को अपनाकर उनके साथ रहती थी। एथेंस में यह बात बड़ी विचित्र थी कि एक संभ्रांत परिवार की शिक्षित बुद्धिमान महिला क्रेट्स जैसे दार्शनिक के साथ सब कुछ छोड़कर जीवन बिताने का निर्णय लिया। लेकिन हिपार्किया कहती थी, मैंने क्रेट्स में वो स्वतंत्रता देखी जो पूरे नगर में किसी और के पास नहीं। क्रेट्स और हिपार्किया का यह संबंध अपने आप में दर्शन बन गया। दोनों ने एक दूसरे को संपत्ति की तरह नहीं, बल्कि सहयात्री की तरह स्वीकार किया। एथेंस में अक्सर यह दृश्य देखने को मिलता कि क्रेट्स और हिपार्किया सड़क पर किसी शिष्य को समझा रहे हों या किसी दुखी व्यक्ति के साथ बैठकर उसका मन हल्का कर रहे हों। क्रेट्स हर किसी से यही कहते, तुम्हारी परेशानी बाहर की नहीं, भीतर की है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें आंकते हैं, लेकिन सच यह है कि तुम खुद ही अपने सबसे कठोर आलोचक हो। उन्होंने कई शिष्यों के भीतर छिपे डर को तोड़ दिया, कई को यह एहसास दिलाया कि वे वह जीवन जी रहे हैं जो दूसरों ने तय किया है। क्रेट्स उन्हें धीरे धीरे ऐसे सवाल देते जो भीतर गहराई तक उतर जाते थे। वे कहते, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हें खुश करने वाली कोई बाहरी चीज नहीं है, उस दिन तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाओगे। उनका जीवन एक चलता फिरता उदाहरण था कि असली शांति उन लोगों को मिलती है जिन्होंने अपनी इच्छाओं को जीत लिया है। वे मानते थे कि मनुष्य का दुश्मन दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अपनी इच्छाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती, कभी संतुष्ट नहीं होती। और क्रेट्स इन्हीं इच्छाओं पर विजय पाने के प्रतीक बन चुके थे। उनकी उपस्थिति के आसपास एक अजीब सा चुंबकीय प्रभाव था। जो भी उनसे मिलता अपनी परेशानियों को हल्का महसूस करता। जो उनसे बात करता अपने भीतर कुछ नया खुलता हुआ पाता। क्रेट्स यह बात जानते थे कि व्यक्ति दुनिया को तभी बदल सकता है जब वह पहले स्वयं को बदल ले, और वे स्वयं को बदल चुके थे, इतना कि उन्हें खोने का कोई डर नहीं था, और जिसके पास खोने का डर न हो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। क्रेट्स अब एथेंस की उन गलियों में एक चलती फिरती सीख बन चुके थे। लोग उन्हें देखकर चकित रह जाते थे, क्योंकि यह आदमी साधारण कपड़ों में था, उसके पास कोई धन नहीं था, ना ही कोई ऊंचा पद, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो अमीरों और शक्तिशाली लोगों के चेहरे से कहीं अधिक चमकती थी। उसकी मुस्कान में कोई जोर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। वह बस ऐसे चलता था मानो हर कदम पर जीवन का एक नया रहस्य समझ चुका हो, और यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती थी। क्रेट्स के भीतर एक अजीब सी आज़ादी थी, एक ऐसी आज़ादी जो चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मा में थी। जब वह किसी धनी व्यक्ति को परेशान होते देखता तो कहता, तुम्हारे पास बहुत कुछ है लेकिन तुम उसे संभाल नहीं पा रहे। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। लोग उसकी बात पर हंसते भी थे और सोचते भी थे, क्योंकि उसके शब्द बहुत सरल थे, लेकिन उनमें एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। क्रेट्स की मुलाकात रोज समाज के हर वर्ग के लोगों से होती। जो गरीब था वो क्रेट्स को देखकर अपने दुख भूल जाता, क्योंकि उसे लगता, मुझसे भी कम साधन वाला कोई इस दुनिया में इतना खुश कैसे रह सकता है। और जो अमीर था वो क्रेट्स को देखकर असहज हो जाता, क्योंकि उसे लगता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इससे ज्यादा खुश क्यों नहीं। क्रेट्स का चेहरा मानो दोनों के लिए अलग अलग दर्पण था। गरीब को आशा दिखाता, अमीर को सत्य। समय बीतने के साथ क्रेट्स की पत्नी हिप्पार्किया भी उनके साथ खड़ी रही, और यह बात एथेंस के लिए जितनी अनोखी थी उतनी ही अद्भुत भी। एक शिक्षित, सम्मानित परिवार की स्त्री ने क्रेट्स जैसे साधारण और गरीब दार्शनिक को अपना जीवन साथी चुना। यह बात समाज को समझ ही नहीं आती थी, लेकिन हिप्पार्किया को क्रेट्स में वो स्वतंत्रता दिखती थी
जिसे वो बचपन से खोज रही थी। क्रेट्स भी उसे देखकर यह महसूस करते कि किसी व्यक्ति का मन कितना सुंदर हो सकता है यदि वो सत्य और स्वतंत्रता से प्रेम करे। दोनों एक साधारण जीवन जीते, लेकिन उनका आपसी सम्मान, सादगी और प्रेम उतना ही ऊंचा था जितना किसी राजा का महल। क्रेट्स कभी भी हिपार्किया को अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपनी साथी कहते। दोनों साथ चलकर लोगों को सिखाते कि जीवन का मूल्य वस्त्रों, धन या शक्ति में नहीं बल्कि सोच, व्यवहार और आत्मा में छिपा है। क्रेट्स के शिष्य बढ़ रहे थे, लेकिन वो कभी खुद को गुरु नहीं कहते थे। वो कहते, मैं भी सीख रहा हूं, तुम भी सीख रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने खुद को खो दिया है और तुम अभी भी खुद को पकड़कर बैठे हो। क्रेट्स के इन वाक्यों में एक ऐसी सच्चाई थी कि शिष्य सोच में पड़ जाते। वे समझते क्रेट्स ने वास्तव में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और यही कारण है कि दुनिया उसके पीछे चल रही है। अब क्रेट्स सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक विचार बन चुके थे, एक हवा की तरह जो किसी को दिखती नहीं लेकिन छूकर दिल में एक सादगी, एक हल्कापन छोड़ जाती है। लोग कहते, क्रेट्स से मिलो, तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे मन का वजन थोड़ा कम हो गया है। और सच में ऐसा होता भी था। उनका जीवन अब एक दर्पण बन चुका था जिसमें हर व्यक्ति अपने जीवन की सच्चाई देख लेता था। कोई देखता कि वह अनावश्यक चिंता में जी रहा है, कोई देखता कि वह दिखावे के पीछे भाग रहा है, कोई देखता कि वह इच्छाओं की कैद में है। क्रेट्स बस मुस्कुराकर एक ही बात कहते, खुद को हल्का करो ताकि तुम उड़ सको। और एथेंस की हवा में कहीं ना कहीं यह बात धीरे धीरे फैल रही थी कि शायद सच्ची खुशी साधारणता में है, कि शायद सच्ची स्वतंत्रता छोड़ देने में है, कि शायद जीवन उतना भारी नहीं होना चाहिए जितना हम उसे बना लेते हैं। यही था क्रेट्स का प्रभाव, धीमा, शांत, लेकिन बहुत गहरा। क्रेट्स की जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उनको विचारों का प्रभाव केवल उनके आसपास के कुछ लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरे एथेंस के माहौल पर दिखने लगा था। लोग अब उन्हें केवल एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक चलते फिरते दर्शन के रूप में देखने लगे थे। वे जहां भी जाते, उनके कदमों का निशान सिर्फ धूल में नहीं बल्कि लोगों की सोच में छूट जाता। वे हर दिन एथेंस की गलियों में उस शांति के साथ चलते मानो उनके भीतर किसी नदी की तरह सतत बहती हुई सत्य की तलाश हो। उनका चेहरा शांत था, आंखें स्थिर थीं और उनके शब्द धीरे, सरल और सीधे दिल में उतरने वाले। कई लोग, जिनमें व्यापारी, सैनिक, बुजुर्ग और युवा शामिल थे, धीरे धीरे क्रेटिस की राह पकड़ने लगे, क्योंकि वे देखने लगे थे कि यह व्यक्ति जो संपत्ति को ठुकरा चुका है, जो अपने पास कुछ भी नहीं रखता, फिर भी उसके पास एक ऐसी मुस्कान है जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति को भी शर्मिंदा कर दे। उनके भीतर ऐसा आत्मविश्वास और आंतरिक स्वतंत्रता थी कि कोई भी उनके करीब आता तो खुद को हल्का महसूस करने लगता, जैसे वह बोझ जो वह बरसों से ढो रहा था अचानक थोड़ा कम हो गया हो। क्रेटिस का मानना था कि जीवन का उद्देश्य दुखों से भागना नहीं बल्कि दुखों की प्रकृति को समझकर उन पर शक्ति प्राप्त करना है। वे कहा करते थे कि दुख तभी शक्तिशाली होता है जब हम उसे शक्ति देते हैं, और खुशी तभी स्थायी होती है जब वह भीतर जन्म ले, बाहर से नहीं लाई जाए। एक दिन उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए तभी तुम खुश रहोगे, तो तुम सबसे ज्यादा दुखी रहने वाले हो, क्योंकि इच्छा का कोई अंत नहीं होता। लेकिन जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हें कितना कम चाहिए, तभी तुम वास्तव में समृद्ध हो जाते हो। क्रेट्स कभी भी अपने शिष्यों को बड़े वाक्य या जटिल सिद्धांतों के माध्यम से नहीं सिखाते थे। वे जीवन के वास्तविक अनुभवों के माध्यम से शिक्षा देते। एक बार एक महत्वाकांक्षी युवा ने उनसे कहा कि वह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बनना चाहता है। क्रेट्स मुस्कुराए और बोले, प्रसिद्धि? यह तो रेत की तरह है, जितनी पकड़ने की कोशिश करोगे उतनी ही उंगलियों के बीच से फिसलेगी। क्यों ना तुम अपने भीतर ऐसी महानता पैदा करो जो किसी प्रसिद्धि की मोहताज न हो। युवक ने यह सुना और पहले हंसा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने जीवन को गहराई से महसूस किया, उसे समझ आया कि क्रेट्स ने जितना सरल कहा था उसका अर्थ उतना ही विशाल था। क्रेट्स की सरलता एक शक्ति थी। वे अक्सर छोटी छोटी चीजों में सुंदरता खोज लेते थे, जैसे सुबह की हवा का स्पर्श, बच्चों की हंसी
किसी गरीब को रोटी देते हाथों की गर्माहट, इन सब में उन्हें किसी महल से ज्यादा वैभव दिखता था। उनके लिए यह संसार एक खुली पुस्तक था, जहां हर पल एक नया पाठ लिख रहा था। वे उसे पढ़ते भी थे और उन पंक्तियों के अनुसार जीवन जीते भी थे। और इसी सरलता ने उन्हें सिनिक दर्शन का सबसे शांत, सबसे विनम्र और सबसे मानवीय चेहरा बना दिया था, क्योंकि वे न तो कठोर थे न कटु। वे एक ऐसी कोमलता में कठोर सत्य बताते थे जिसे सुनकर कोई आहत नहीं होता, बल्कि विचारशील हो जाता। और यही तो वास्तविक दर्शन है, जो न तो चुभे न ही डराए, बल्कि भीतर एक रोशनी जलाए। एथेंस में कई लोग उन्हें दिल का दार्शनिक कहने लगे थे, क्योंकि क्रेट्स केवल मन को नहीं, दिल को भी संबोधित करते थे। वे कहते, मन सवाल पूछता है, लेकिन दिल उन सवालों को दिशा देता है। शायद यही वजह थी कि लोग अपने जीवन के सबसे उलझे हुए पल में भी क्रेट्स के पास आकर कुछ हल्का महसूस करते थे, मानो कोई अदृश्य भार उतर गया हो। क्रेट्स और हिपार्किया की प्रेम कथा भी अब लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी, क्योंकि उनका प्रेम किसी परंपरा या समाज के नियमों पर आधारित नहीं था। उनका प्रेम दो स्वतंत्र आत्माओं का संगम था, जो एक दूसरे को बांधने नहीं, बल्कि मुक्त करने आए थे। जब लोग उन्हें साथ चलते देखते, तो उन्हें रिश्तों का वास्तविक अर्थ समझ आता, जहां अपेक्षाएं नहीं, समझ होती है, जहां दबाव नहीं, स्वीकृति होती है, जहां स्वामित्व नहीं, बल्कि सहयात्रा होती है। उसी समय क्रेट्स भीतर ही भीतर अपने दर्शन को और परिष्कृत कर रहे थे। वे हर अनुभव को नोट करते, हर घटना में एक शिक्षा देखते। किसी का गुस्सा उन्हें सिखाता कि व्यक्ति अपनी अधूरी इच्छाओं का कैदी है। किसी की उदासी उन्हें याद दिलाती कि लोग बाहरी चीजों पर निर्भर है। किसी की हंसी उन्हें बताती कि खुशी साधारणता में बसती है, जटिलता में नहीं। इन्हीं अनुभवों से वे हर दिन और गहराई में उतरते गए, जैसे कोई गोताखोर समुद्र की गहराई में मोती खोजता है। क्रेट्स का जीवन स्वयं में एक मोती था, साधारण, चमकदार नहीं, लेकिन भीतर से शक्तिशाली। क्रेट्स की उम्र अब उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां अधिकतर लोग अपने जीवन को धीमा कर देते हैं, लेकिन क्रेट्स के भीतर की ऊर्जा, उनकी आत्मा की रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकने लगी थी। समय ने उनके शरीर को थका दिया था, लेकिन उनके विचार अब भी उतने ही तीखे, उतने ही स्वतंत्र और उतने ही साहसी थे। एथेंस की गलियां उन्हें देखकर मुस्कुराती थीं, एक बूढ़ा साधु फटा हुआ लबादा पहने हुए, पर मन ऐसा जो किसी भी राजा की बुद्धि को चुनौती दे सके। उनका जीवन अब भी उतना ही सरल था जितना वह युवावस्था में था। वही लकड़ी का छोटा सा कटोरा, वही पतला सा कंबल, वही खुले आसमान के नीचे सो जाने की आदत। लेकिन उनके आसपास एक और चीज लगातार बढ़ रही थी, उनकी प्रसिद्धि। लोग दूर दूर से आते, सिर्फ इतने से लिए कि क्रेट्स उन्हें एक छोटा सा वाक्य कहते, कोई ऐसा वाक्य जो उनके मन में बिजली की तरह उतर जाए और उनके नजरिए को हमेशा के लिए बदल दे। क्रेट्स की सादगी अब एथेंस की दंतकथा बन चुकी थी। लोग कहते, हमने धनवानों को देखा है, लेकिन ऐसा गरीब कभी नहीं देखा जो इतना धनी हो। और सच में क्रेट्स का वो आंतरिक वैभव किसी भी महल, किसी भी सोने चांदी से बड़ा था। उनके भीतर वो शांति थी जो किसी भी संपत्ति से नहीं खरीदी जा सकती। एक दिन का दृश्य सोचिए, क्रेट्स चौक में खड़े हैं और एक भीड़ उनके चारों ओर जमा है। कोई पूछता है, क्रेट्स आप इतने गरीब क्यों हैं? और क्रेट्स मुस्कुराते हुए जवाब देते, क्योंकि मुझे आपके डर नहीं चाहिए। जो संपत्ति आप जोड़ते हैं वही आपकी चिंता बन जाती है। मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन प्रभाव ऐसा जैसे किसी ने पहाड़ की चोटी से हवा में फूंक मार दी हो। सुनने वाला हर व्यक्ति अंदर से हिल जाता था। कभी कभी उनके छात्रों में से कोई उदास हो जाता, किसी व्यक्तिगत परेशानी से, इसी चिंता से, या किसी रिश्ते की उलझन से। क्रेट्स उसे बड़े प्यार से समझाते हैं, खुशी वह है जो बाहर से नहीं आती। जो बाहर से आता है वह बदल जाएगा, वह खो जाएगा, वह तुम्हें निराश करेगा। लेकिन जो खुशी भीतर से उत्पन्न होती है वह कभी नहीं टूटती। वे कहते हैं, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया उसने दुनिया की सारी लड़ाइयां जीत लीं। और इस तरह क्रेट्स की सीख धीरे धीरे सिनिक दर्शन को एक नई दिशा दे रही थी। उन्होंने दुनिया को यह बताया, इस सिनिसिज्म का मतलब सिर्फ समाज से कट जाना नहीं है। सिनिसिज्म का मतलब है समाज की बेड़ियों को पहचानना और उन बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र होना। उन्होंने यह दिखाया
कि सादगी कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक ताकत बन सकती है। उनके जीवन का सबसे प्यारा हिस्सा, सबसे खूबसूरत रोशनी अभी भी हिपार्किया ही थी। वह सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, वह उनकी शिष्या, उनकी मित्र, उनकी साथी और उनके दर्शन की एक जीवित मिसाल थी। दोनों की जोड़ी एथेंस में चर्चा का विषय बनी रहती थी। तो ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया की अपेक्षाओं को ठुकरा दिया और अपनी स्वतंत्रता के साथ जीवन जिया। क्रेट्स और हिपार्किया अक्सर मिलकर सड़कों पर चलते, हंसते, बहस करते और लोगों से बात करते। वह दोनों मिलकर सिनिक जीवन शैली का एक चलता फिरता विद्यालय बन चुके थे। उन दोनों को देखकर लोग महसूस करते कि प्रेम तब सबसे सुंदर होता है जब वह स्वतंत्रता, सादगी और एक दूसरे की आत्मा की समझ पर आधारित हो। समय क्रेट्स को बूढ़ा कर रहा था, लेकिन उनके भीतर ज्ञान की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उनके शब्द और भी मुलायम हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे वे मुलायम होते गए वैसे वैसे गहरे होते गए। उनका हर वाक्य किसी आत्मा को जगाने वाले मंत्र की तरह लगता था। और फिर ईश्वर जाने कैसे कई लोग यह मानने लगे कि क्रेट्स के जीवन का अंतिम अध्याय उनकी मृत्यु नहीं था, बल्कि वह प्रभाव जो उन्होंने पीछे छोड़ा। उनकी शिक्षाएं सिर्फ छात्रों तक नहीं, बल्कि आने वाली पूरी दार्शनिक परंपरा तक पहुंची। क्रेट्स की उम्र अब बढ़ चुकी थी, लेकिन उनका मन पहले जैसे ही शांत, स्वतंत्र और उज्ज्वल था। वे अब भी एथेंस की गलियों में उसी सहजता से चलते, उसी सरल मुस्कान के साथ लोगों की ओर देखते और उसी खुले दिल से अपने शिष्यों को जीवन की गहराइयां समझाते थे। उनकी चाल भले ही धीमी हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही चमक जो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसने जीवन को बहुत करीब से देखा हो, बहुत गहराई से महसूस किया हो और हर बंधन को काटकर अपनी आत्मा को पूरी तरह मुक्त किया हो। उनकी पत्नी हिप्पार्किया अब भी दिन रात उनके साथ रहती और दोनों को देखकर लगता मानो दर्शन ने दो आत्माओं को इस तरह गूंथ दिया हो कि अब वे अलग होकर भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। उनकी जोड़ी अब एथेंस के लिए केवल एक दार्शनिक प्रेम कहानी नहीं रही, वह एक उदाहरण बन चुकी थी, उस प्रेम का जो संपत्ति, रूप, प्रतिष्ठा या सुविधा से नहीं, बल्कि समान विचारधारा, समान उद्देश्य और समान साहस से बंधा होता है। क्रेट्स अक्सर अपने शिष्यों को कहते, यदि जीवन सरल है तो मन शांत है, और यदि मन शांत है तो दुनिया आपके भीतर है। यह वाक्य उनके जीवन का सार था। वे कहते, हर व्यक्ति जो जीवन में बोझ उठाकर चलता है, वह बोझ असल दुनिया का नहीं बल्कि अपने ही विचारों का होता है, अपेक्षाओं का, लालसाओं का, कल्पनाओं का। क्रेट्स चाहता था कि हर मनुष्य इस बोझ को पहचान सके और फिर उसे उतार फेंके। एक शाम क्रेट्स और हिपार्शिया अपने साधारण घर के बाहर बैठे थे, वो घर जो उन्होंने अपनी पसंद से चुना था, न कि किसी मजबूरी से। हवा धीरे धीरे बह रही थी और मंद रोशनी में उनकी छायाएं जमीन पर लंबी खींच गई थी। अचानक एक युवा शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, आपने कभी अमीर बनने की इच्छा क्यों नहीं की? कभी ऊंचे पद, बड़ा घर या प्रसिद्धि की लालसा आपके मन में नहीं आई? क्रेट्स हंस पड़े। उनकी हंसी में हल्कापन था, जैसे किसी ने एक पुरानी याद का पर्दा उठा दिया हो। वे बोले, यदि मैं इन चीजों का पीछा करता तो क्या मैं आज इतना हल्का महसूस करता? क्या मैं इतनी स्वतंत्र सांस ले पाता? मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी सोच सब इन दौड़ धूपों में थक जाती हैं, और जो व्यक्ति भीतर से थक जाए वह दुनिया को क्या सिखा पाएगा? हिपार्किया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जीवन में सबसे बड़ी दौलत है वह मन जो किसी चीज का गुलाम न हो। उनकी यह बात सुनकर शिष्य कुछ देर चुप रहा। शायद उसके भीतर भी पहली बार इस सवाल की चिंगारी जली थी, क्या वह भी किसी ऐसी चीज का गुलाम था जिसका उसे एहसास भी नहीं था? क्रेट्स जानता था कि उसका समय सीमित है, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी शिक्षाएं, उसका दर्शन अनंत है, और यही सत्य था। क्रेट्स के विचार उसके जाने के बाद भी सदियों तक फैलते रहे। उन्होंने सिनिक दर्शन को इतनी ऊंचाई दी कि वह केवल एक विचारधारा न रहकर एक जीवन शैली बन गया, जो वह सिखाती है, सादगी में शक्ति है, स्वतंत्रता में सौंदर्य है और ईमानदारी में असली संपत्ति है। क्रेट्स ने अपनी अंतिम सांसें भी उसी शांति में लीं जिसमें उनका पूरा जीवन बीता था, हल्का, मुक्त, सरल और गहराई से भरा हुआ। हिपार्किया ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था
और उनके शिष्य उनके आसपास गंभीर चुप्पी में बैठे थे। किसी ने रोया नहीं, क्योंकि क्रेट्स ने उन्हें सिखाया था, मृत्यु दुख में ही है यदि जीवन सच्चाई और स्वतंत्रता में जिया गया हो। उस दिन एथेंस की हवा में मानो एक शांत संगीत तैर रहा था। कोई जोर की पुकार नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक दार्शनिक आत्मा का अंतिम स्पर्श, और वह स्पर्श आज भी दुनिया के दर्शन में महसूस किया जा सकता है, एक धीमी पर अनंत गूंज की तरह। क्रेट्स के जीवन का अंतिम अध्याय उनके दर्शन जितना ही शांत, सरल और गहराई से भरा हुआ था। वे बूढ़े हो रहे थे, उनका शरीर पहले जैसा तेज नहीं रहा था, लेकिन उनके भीतर की रोशनी वह अब भी उतनी ही स्पष्ट और प्रज्वलित थी। लोग कहते थे क्रेट्स बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन उनका हृदय अब भी उतना ही स्वतंत्र है जितना किसी बच्चे का, और उनका मन उतना ही गहरा जितना किसी ऋषि का। एथेंस की गलियों में वे अब भी बिना किसी लालसा, बिना किसी आसक्ति, बिना किसी डर के चलते थे। उनके पास न कोई संपत्ति थी, न कोई धन, न कोई वस्तु, पर उनके पास वह चीज थी जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास भी नहीं थी, पूर्ण स्वतंत्रता, प्योर फ्रीडम। वे कहते थे, जो कुछ पा लिया जाए वह खो सकता है, लेकिन जो कुछ छोड़ दिया जाए उससे कोई हमें वंचित नहीं कर सकता। उनके शिष्य उन्हें घेर लेते और उनसे पूछते, गुरु क्रेटेस, क्या आपको कभी पछतावा नहीं हुआ कि आपने अपना धन छोड़ दिया? क्रेटेस मुस्कुराते, उनकी आंखों में शांति की एक स्थायी नदी बहती रहती। वे कहते, मैंने अपना धन नहीं छोड़ा, मैंने अपने बोझ छोड़े, और जब बोझ गिर जाए तब मन की उड़ान शुरू होती है। उनकी यह सहजता, यह स्वतंत्रता, यह बिना किसी अपेक्षा के मुस्कुराने की क्षमता लोगों को भीतर तक चौंका देती थी। वे यह भी कहते, जीवन तुम्हें तब तक डराता है जब तक तुम उससे कुछ उम्मीद रखते हो। जब उम्मीद छोड़ दोगे तब डर भी तुम्हें छोड़ देगा। उनके अंतिम वर्षों में भी एथेंस के लोग उन्हें देखकर अचंभित होते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था पर उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। एक ऐसा व्यक्ति जो निर्धन था पर किसी राजा से कम समृद्ध नहीं था। और एक ऐसा दार्शनिक जो दूसरों को अपने शब्दों से नहीं, अपने अस्तित्व से सिखाता था। उनका सबसे महान प्रभाव यह था कि उन्होंने सिनिक दर्शन को केवल पढ़ाने की चीज नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने उसे हर सांस, हर कदम, हर व्यवहार में जिया। वे दुनिया को यह सिखाते रहे कि असली शक्ति स्वतंत्र होने में है, असली समृद्धि संतोष में है, और असली बुद्धि जीवन को सरल बनाने में है, जटिल नहीं। समय बीतता गया और क्रेट्स का शरीर कमजोर हुआ, पर उनका मन उतना ही मजबूत रहा। कहा जाता है कि अपने अंतिम दिनों में भी वे छात्रों को यही कहते रहे, यदि तुम अपना मन मुक्त कर लो तो जीवन तुम्हारे लिए कभी भारी नहीं रहेगा। और जब क्रेट्स इस दुनिया को छोड़ने लगे तब भी उनके चेहरे पर वही सहज, शांत मुस्कान थी, जैसे वे कोई बोझ छोड़ रहे हों, जैसे वे किसी ऐसे स्थान की ओर जा रहे हों जहां पूर्ण स्वतंत्रता है। उनके जाने के बाद भी एथेंस की गलियां उन्हें याद करती थीं, उनके शिष्य उन्हें याद करते थे, और उनका दर्शन आज भी उसी स्वतंत्रता की सुगंध लिए जीवित है। क्रेट्स की इस यात्रा को सुनने के बाद क्या आपने महसूस किया कि आपके भीतर भी कहीं एक जगह है जो स्वतंत्र होना चाहती है? क्या आपने कभी सोचा कि क्या चीजें आपको बांध कर रखती हैं? आपकी इच्छाएं, आपकी लालसाएं, आपकी अपेक्षाएं, या फिर वह भय कि दूसरे क्या कहेंगे? क्या आपने कभी सोचा कि शायद सच्ची खुशी चीजों को जोड़ने में नहीं, बल्कि अनावश्यक चीजों को छोड़ने में छुपी है? और क्या आपके भीतर यह सवाल उठ रहा है कि यदि क्रेट्स बिना किसी वस्तु के इतना संपूर्ण, इतना शांत और इतना स्वतंत्र हो सकते हैं, तो क्या हम भी अपने अंदर के बंधनों को छोड़कर एक हल्का, सरल और ज्यादा मुक्त जीवन नहीं जी सकते? अगर क्रेट्स की यह कहानी, यह दार्शनिक यात्रा आपके दिल में कहीं हल्का सा प्रकाश जगाकर गई हो, आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई कंपन पैदा कर गई हो, तो फिर इस ऑडियो बुक को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो जीवन को नए नजरिए से देखना चाहते हैं, और ऐसे ही गहरे, रहस्यमय और परिवर्तनकारी दर्शन सुनते रहने के लिए हमारे चैनल टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई आत्मा, एक नए सवाल और एक नए दर्शन की यात्रा के साथ।